आज अपन बात करने जा रहे हैं स्टैटिक ईएमआई के बारे में। ठीक है, तो अपन देखे थे कि स्टैटिक ईएमआई में होता क्या है बच्चों कि स्टैटिक ईएमआई के केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है और एरिया और जो अनदर थीटा है फ्लक्स चेंज होने का पैरामीटर वो जो है कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो एक यहाँ कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है। इसको मैंने क्या किया है, एक्सटर्नल सप्लाई दिया है V वोल्ट से। जो मेन करंट है वो I है, इसमें दौड़ रहा है। हमने यहाँ की क्लोज कर रखा है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R है। देखो सबसे पहले बात करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। सेल्फ का मतलब स्वयं ना। देखो जब करंट जो है, ये जो मेन करंट है वो कॉइल में टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। अगर करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है कॉइल का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ वेरिंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही वेरी करेगा बच्चों, तो अपने को पता है कि जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू BA cos थीटा, वो जो चेंज होगा तो वो अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होगा। तो अपने को पता है फैराडे लॉ से कि इंड्यूस EMF का जनरेशन होगा ना। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इसीलिए क्योंकि ये सेम कॉइल में जनरेशन हो रहा है ना। जो इंड्यूस EMF का जनरेशन हो रहा है बच्चों वो सेम कॉइल में हो रहा है, इसीलिए इस इंडक्शन का नाम है सेल्फ इंडक्शन ना। इस इंडक्शन का नाम है बच्चों सेल्फ इंडक्शन। देखो अपन लेंज लॉ में भी इस केस को डील कर चुके हैं कि अगर की को जस्ट क्लोज करूं, क्या करूं, अगर की को जस्ट क्लोज करूं तो जो मेन करंट है वो बढ़ेगा मेन। और लेंज लॉ याद करो, अगर कॉज बढ़ रहा है तो कॉज का अपोज होना चाहिए। तो इंड्यूस करंट इस कॉइल में ऐसे फ्लो होगा कि उसका क्या करेगा, उसका जो है अपोज करेगा ना। तो जो इंड्यूस करंट है बच्चों, अगर I बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। मान लो कि मेन करंट ऐसे जा रहा है तो इंड्यूस करंट इधर आया। अच्छा ठीक है, ये इंड्यूस करंट आता है कहाँ से? जो इंड्यूस EMF का जनरेशन हो रहा है, जो सेल अपन यहाँ लगाया है उसी के चलते तो इंड्यूस करंट आ रहा होगा। तो देखो इंड्यूस करंट में अपने को पता है कि सेल से जो है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है। तो देखो या इसीलिए मैंने पोलरिटी को इस सेंस में रखा है ना बच्चों। देखो अगर मैं की को जस्ट रिलीज करूं तो अपने को पता है कि मेन करंट घटेगा, तो जो इंड्यूस करंट आएगा बच्चों वो आएगा सेम डायरेक्शन में। कि किस में आ रहा होगा? सेम डायरेक्शन में। अगर मेन करंट इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो इंड्यूस करंट भी इसका सपोर्ट में दौड़ेगा सेम डायरेक्शन में। तो देखो हम जो पोलरिटी लगाएंगे इंड्यूस EMF की वो ऐसे लगाएंगे ना। चलो अगर मान लो इसका मैं तीसरा केस लिखूं तो तीसरा केस बच्चों ऐसे लिख रहा हूं ना। जो तीसरा केस है उसमें I को कांस्टेंट रख रहा हूं। ठीक है, चलो अगर मान लो कि जो तीसरा केस है उसमें I जो है वो कांस्टेंट है। अगर I कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मतलब फ्लक्स कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट और फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों नो EMI। इस केस में कोई भी कॉइल में इंड्यूस EMF नहीं आएगा। इंड्यूस EMF 0 तो I इंड्यूस की भी वैल्यू आएगी 0। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। देखो अगर इसमें अपन देखें टोटल सेल्फ फ्लक्स कितना आ रहा है ना। अगर इसी केस में अपन इसकी कैलकुलेशन करें टोटल सेल्फ फ्लक्स इन द कॉइल ना, इन कॉइल अगर टोटल सेल्फ फ्लक्स कैलकुलेट करते हो तो देखो मैं मानता हूं कि φm जो है, ठीक है, वो 1 टन का फ्लक्स है। 1 टन का फ्लक्स है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, जो टोटल फ्लक्स होगा, मान लो कि मैं उस कॉइल में n टर्न्स रखा था तो n टाइम्स φm होगा, ये आ रहा होगा। देखो हमने सेल्फ इंडक्शन के केस में जो फ्लक्स वैरी कराने का रीजन था वो था करंट। तो मैं लिखूंगा कि टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मेन करंट। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो देखो यहाँ n φm इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ला रहा हूँ L। ठीक है, ये L जो है L को लिख सकता हूँ n φm बाई I। अब ये जो L है ये कांस्टेंट है। क्या L जो है एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस, या आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोल सकते हो? सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना का ये कोफिशिएंट है। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। तो देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं, अब फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कितना आ रहा होगा? क्या बच्चों? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ना। चलो देख लेते हैं। देखो अब बात करने जा रहे हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। इसको अपन बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, बैक ईएमएफ। देखो अपने को पता है इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई एम बाई टी टी। यहाँ फाई एम को मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस फाई एम को क्या लिखा था? डी बाई डी टी ऑफ फाई टोटल को मैं लिखा था एन टाइम्स फाई एम ना। और चूंकि एन टाइम्स फाई एम को मैंने लिखा था एल आई के बराबर, तो उसमें डालूंगा तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा होगा माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू एल इंटू आई आ रहा होगा ना। चलो एल तो कांस्टेंट वर्ड है, इसको मैं बाहर निकाला तो अपने को ये इंड्यूस जो बैक ईएमएफ है इसकी वैल्यू मिल रही है। देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ वो माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी क्या है बच्चों? डी आई बाई डी टी है स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ ना, स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ। तो आप यहाँ से अगर ग्राफ दिया है आई टी तो आप इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। चलो एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल ऐसा है ना, मान लो कि आपको कोई सवाल ऐसा देता है ना, मान लो आपको सवाल जो है आपको सवाल कोई ऐसे बना के दे दे, तो देखो क्या निकालोगे। आपको अगर फाइटी कर दिया है ना, मान लो आपको फाइटी कर दिया हुआ है और फाइटी कर्व से आप ईटी कर्व ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। देखो मान लो जो पहला कर्व है वो ऐसा है, कोई आपको ऐसा कर्व दे रहा है, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, ठीक है, और ये है फाई वर्सेस टी का कर्व। आपको ड्रॉ करना है ईटी कर्व ना। तो देखो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप क्या है बच्चों? इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप 0 और इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव, अगर स्लोप 0 हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, देखो आसानी से जो ग्राफ है उसको देखो, मैं ईटी का ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ठीक है। इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव, और इस केस में एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस है। तो देखो पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट में आएगी नेगेटिव, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ना, इसको मैं ऐसे बनाया, कांस्टेंट में बना लो स्ट्रेट लाइन, ये मैं ऐसे बनाया ना। यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 0, तो मैं ये 0 वाली लाइन है, ठीक है। इसका स्लोप नेगेटिव तो ओवरऑल वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में मैं ये, तो ये जो है ये ग्राफ बन रहा होगा। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि ग्राफ जो है वो कैसे आ रहा होगा ना। देखो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही होगी। ये छोटा सवाल है, देखो ये फाइटी कब ड्रॉ किया हुआ है, ये जो कर्व है वो ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये फाई वर्सेस टी का कर्व ड्रॉ, आपको ईटी का कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो चलो अब मैं इसको इसी में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये ई वर्सेस टी का कर्व, यहाँ से यहाँ तक स्लोप पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक देखना बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लोप कितना है? कहीं भी जाओगे तो स्लोप
सबका सेम है, वो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आने वाली है, पॉजिटिव। और यहाँ से देखो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप नेगेटिव, तो नेगेटिव और पहले नेगेटिव था तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कांस्टेंट आएगा ना ऐसा, और यहाँ से पॉजिटिव है तो ये नीचे जा रहा होगा ऐसे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ का स्लोप पॉजिटिव बच्चों तो ये ऐसे आ रहा होगा, तो ये जो कर्व है 80 का वो ऐसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो छोटा सा सवाल आएगा बच्चों, तो अपने को पता है ई इज इक्वल टू माइनस, ई इज इक्वल टू कितना होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी क्या है स्लोप ऑफ आई टी का, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर स्लोप नेगेटिव है तो क्या आएगा ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा होगा। चलो अब अपन इंड्यूस ईएमएफ निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ से अपन एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं इंड्यूस करंट की, क्या है अब अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं इंड्यूस करंट, सेल्फ इंड्यूस करंट ना, लिख लेना सेल्फ इंड्यूस करंट या इंड्यूस करंट। तो देखो इंड्यूस करंट जो होगा वो कितना आएगा ई बाई आर, और ई को मैंने लिखा था माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ये आ रहा होगा इंड्यूस करंट की वैल्यू। यहाँ इंड्यूस करंट जो है वो पैरामीटर पे डिपेंडेंट है ना, पैरामीटर पे क्या है बच्चों डिपेंडेंट है। चलो कुछ नोट्स लिख लेते हैं, कुछ नोट्स लिखने की कोशिश करते हैं। देखो पहला नोट है जो एल है बच्चों वो इसको अपन बोलते हैं इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्सिया, वहां भी देखे थे मास को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इनर्सिया इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्सिया भी बोला जाता है। ये जो एल है सेल्फ इंडक्टेंस है बच्चों, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब ये फिजिकल पैरामीटर लिख लो, ये जो डिपेंडेंट होता है वो होता है फिजिकल पैरामीटर, सीधा लिख लो फिजिकल पैरामीटर्स पे ये डिपेंडेंट होता है। अब फिजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या आ जाएगा, जो है मीडियम नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है एन पे, और रेडियस ऑफ और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंडेंट होगा, ये जो है फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंडेंट होगा। देखो अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो जो इसका एसआई यूनिट होता है वो होता है बच्चों हेनरी, क्या होता है हेनरी। तो तीसरा पॉइंट लिखो यूनिट्स ऑफ एल, यूनिट्स ऑफ एल, जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है हेनरी, ठीक है, इसको एच से दिखाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं इसको अपन एक और नाम से दिखा देते हैं, वो है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है। देखो वोल्ट बाई एम्पियर क्या होता है रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ना, वोल्ट वी बाई आई रेजिस्टेंस, तो इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट ओम और सेकेंड, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात कर सकते हैं, तो ये तो आसानी से निकाल सकते हो, ये बात तो जानते हो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। देखो अगर एल का डायमेंशनल फार्मूला निकालने जा रहे हो तो देखो वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट का क्या, वोल्ट क्या होता है यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन इनटू सेकेंड का टाइम, ठीक है, सेकेंड का टाइम टी और एम्पियर का ए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो वर्क डन का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी, ठीक है, क्यू का क्या होता है 80 इंटू ए, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो एल का सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का पावर माइनस टू। ये सिंपल सा है,
इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यूनिट पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला पे स्विच कर सकते हो ना, आसानी से जा सकते हो। चलो एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। सवाल ऐसा है, सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है बच्चों कि एक कॉइल है, उसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है। छोटा सा सवाल है कि एक कॉइल है, उसमें करंट आई है, वो है 2 एम्पियर। ठीक है, एक कॉइल का इंडक्टेंस वैल्यू दिया हुआ है ना 1 हेनरी। सवाल ये है कि अगर ये करंट का डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, सवाल ऐसा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट is reverse in 0.1 second, then find induced EMF। हमको induced EMF की वैल्यू बताओ। सिंपल सा सवाल है, अपने को पता है कि induced EMF होता है -L di/dt। क्योंकि टाइम इंटरवल दिया है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं del/t। ठीक है, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं I फाइनल माइनस I इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। सिंपल। देखो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, L की वैल्यू है -1 इंटू फाइनल। अगर मैं इधर करंट 2 एम्पियर को पॉजिटिव मानता हूँ तो इधर जब वो रिवर्स होगा तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो फाइनल ये हुआ और इनिशियल ये हुआ। फाइनल को मैंने माइनस लिखा तो -2I -2 डिवाइड बाई टाइम दिया हुआ है ना। तो ये देखो ये आ रहा होगा 4/0.1 वोल्ट। तो ये 40 वोल्ट आ रहा होगा। इसका आंसर कितना आ रहा होगा? इसका आंसर आ रहा होगा बच्चों 40 वोल्ट। ठीक है, चलो अब अपन बात कर लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कॉइल। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं कि करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स है ना। मान लो एक कॉइल है ऐसा, ठीक, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। इसमें करंट जो है आई फ्लो हो रहा है जो कि टाइम के साथ वेरिंग है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा होगा, इसका एरिया होगा वो ये है। ठीक है, ये जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। तो करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इसकी रेडियस मान लो ये आर है ना, कैपिटल आर मान लो। एक कॉइल में बाहर निकाल रहा हूँ 1 टन, तो यहाँ से ये आर है, इसमें करंट जो है मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है आई, और सेंटर पे मान लो ये कॉइल है और एन टर्न्स है ना। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो लिखना जानते हो, एन म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। हाँ चलो, तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस की कैलकुलेशन करें तो अपने को पता है कि हमने लिखा था कि फाई टोटल इज इक्वल टू एल इंटू आई, और फाई टोटल को मैंने लिखा था एन फाई एम इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो यहाँ एल की वैल्यू जो होगी वो एन फाई एम बाई कितना आ रहा होगा, आई आ रहा होगा। चलो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को क्या लिखूँ, एन फाई एम को क्या लिखूँ, एन बी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा जो है 0 डिग्री है ना, यहाँ मैंने आई लिख दिया। यहाँ बी क्या होगा, कॉइल के चलते मैग्नेटिक फील्ड। चलो यहाँ अगर देखें तो एन स्क्वायर, ठीक है, बी ए बाई आई आ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल लिख रहा हूँ सेंटर पे। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा होगा, एन स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, ये सॉरी एन तो पहले लिख चुका हूँ ना, तो यहाँ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r
इंटू ए लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आएगा एन स्क्वायर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आई भी था तो आई से आई गया यहाँ, डिवाइडेड बाई 2r इंटू एरिया ऑफ सिंगल कॉइल डालो तो पाई आर स्क्वायर आ रहा होगा। तो इसकी वैल्यू जो आ रही होगी, यहाँ से आर गया म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। सिंपल सा सवाल है, इसको सवाल के तौर पे भी समझा जा सकता है। तो यहाँ अपन देखें तो देखो बच्चों, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो मीडियम डिपेंडेंट है। क्या है? म्यू पे डिपेंडेंट है ना, मीडियम डिपेंडेंट, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ कॉइल पे डिपेंडेंट है। ये करंट से इंडिपेंडेंट, करंट की वैल्यू कैंसिल हुआ है ना, तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट है, याद रखना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वायरिंग करंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट, ये जो है करंट से इंडिपेंडेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं, मान लो कि आप जो कॉइल है उसके कोर में जो है कोई मीडियम भर दिए, तो इफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इज म्यू आर, तो आप एल को कैसे लिख सकते हो? एल को लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाई 2, ये लिखा जा सकता है, ये बात अपने को पता है। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। मान लो कोई सोलेनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो ये मान लो वो सेल्फ इंडक्ट, ये है सोलेनॉइड ना, ये है सोलेनॉइड वो, ठीक है, ये करंट है ना, अपन पढ़ चुके हैं सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स एन बिछा के रखा हूँ, लेंथ कितना है? एल लेंथ पे एन टर्न्स, तो टर्न डेंसिटी कितना होगा? एन बाई एल ना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और रेडियस कैपिटल आर ले रहा हूँ ना, ये इसका एक्सिस है, यहाँ करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, तो इसके चलते इसके एक्सिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता है, बी ड्यू टू सोलेनॉइड कितना होता है बच्चों? म्यू नॉट ना, ये बात पता है, म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक। चलो तो अगर इसमें करंट जो है टाइम के साथ वायरिंग है, मान लो सोलेनॉइड में जो है करंट टाइम के साथ वायरिंग है, तो आप फ्लक्स कैसे लिखोगे? तो अपने को पता है कि एन फाई एम इज इक्वल टू एल इंटू आई, तो एल इज इक्वल टू एन फाई एम बाई आई आएगा। तो देखो एन मैग्नेटिक फील्ड को बी ए इंटू डिवाइड बाई आई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बी और ए के बीच में एंगल आएगा बच्चों, वो थीटा 0 डिग्री होगा ना, याद रखना ये बात। तो चलो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एन बी ड्यू टू सोलेनॉइड लिख सकते हैं एन बाई एल इंटू आई, ठीक है, इंटू एरिया डिवाइड बाई आई। यहाँ से आई कैंसिल, क्योंकि एल वैसे भी करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, डिवाइड बाई एल ही आ रहा होगा। चलो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों, एल एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो देखो क्या आ रहा होगा, एल आ रहा होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, एल इंटू एल, नीचे एल इंटू एल आ रहा होगा। थोड़ा सा रीअरेंज किया तो मैं ये मिला, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इसको एक साथ रखा, और ए इंटू एल को अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये क्या है? टर्न डेंसिटी, तो एन स्क्वायर इंटू वी, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड लिख लो ना। तो ये ऐसे मिल रहा होगा ना
एक्सप्रेशन सोलेनॉइड के केस में ये ऐसे मिल रहा होगा। चलो अगर मान लो इसमें भी कोर भर दिए ना, अगर कोर में मान लो कि कोई मीडियम भर दिया, तो अगर उसकी परमिटिव म्यू आ रहा है तब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, इफ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम इज म्यू आर, इसको मैंने इसमें फिल कर दिया। तो बस जो यहाँ वैल्यू आ रही है एल की, उसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है, एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। सिंपल इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करके अपने को लिख देना। चलो एक और अरेंजमेंट होता है, वो होता है टोराइड। तो मान लो आपको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोराइड, टोराइड के चलते सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो देखो आप लिखोगे एल आई इज इक्वल टू, ठीक है, एन फाई एम। चलो तो एल आई इज इक्वल टू एन इंटू फाई एम को लिखोगे बी इंटू ए, बी ड्यू टू सोलेनाइड म्यू नॉट इंटू एन आई होता है, यहाँ एन जो होता है वो होता है एन डिवाइड बाई 2 पाई इंटू मीन रेडियस, ठीक है बच्चों, इंटू ए। चलो तो यहाँ से यहाँ आई भी आएगा, आई से आई कटा, तो एल की वैल्यू आप लिख सकते हो टोराइड के केस में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू एम, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको डाटा गिवन है और ये चीज़ निकालने आता है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं कि इंडक्टर जो है बच्चों, जो इंडक्टर है वो बैटरी की तरह कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो लिखते हैं हेडिंग, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एज बैटरी, बैटरी की तरह बिहेवियर कैसे होगा। चलो देखो अपने को ये बात पता है बच्चों, मैं केस मान लो कि कोई कॉइल है, उसमें जो करंट है वो कांस्टेंट है, क्या है, उसमें करंट जो है बच्चों वो कांस्टेंट है। जैसे मान लो एक ऐसा कॉइल है, ठीक है, अगर इसमें करंट जो आई फ्लो रहा है वो कांस्टेंट है, तो अपने को पता है अगर आई कांस्टेंट है बच्चों, करंट जो है टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो इस केस में इस कॉइल में कोई इंडक्शन नहीं होगा, लेंज लॉ और फैराडे लॉ से कोई भी इंडक्शन नहीं होगा। मतलब ये जो कॉइल है इसमें कोई इंडक्शन नहीं हो रहा, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा करंट या इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन नहीं हो रहा। अगर किसी कॉइल में मैं कांस्टेंट करंट फ्लो कराऊं तो इस कॉइल से ये सिंपल ऐसे पास कर जाएगा करंट, क्या करेगा, इस कॉइल से सिंपल ये करंट ऐसे पास कर जाएगा ना। चलो अब अपन बात करते हैं कि मान लो एक कॉइल है, उसमें हम वायरिंग करंट फ्लो कर दें तो उसका सर्किट कैसे बनेगा। देखो ये केस है ना, केस 2 डील करते हैं। चलो केस 2 ये है कि आई जो है वो बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब रेट जो है वो ऐसा रेट दिया हुआ है, ठीक है। रेट कैसे पहचानोगे दिया हुआ है, क्योंकि एम्पियर पर सेकंड देगा ना यूनिट इसका। देखो ये वो कॉइल है, इस कॉइल का बिहेवियर देख रहे हैं जब अपन इसमें करंट जो है वो टाइम के साथ वायरिंग बढ़ने वाला इसमें पास करा दिए। तो देखो ये कॉइल है और इसमें मैं वायरिंग करंट फ्लो कराया, तो जैसे वायरिंग करंट फ्लो कराऊंगा बच्चों तो होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड वैरी करने लगेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में वैरी करेगा तो फैराडे लॉ के अनुसार इसमें इंड्यूस ईएमएफ तब तक जनरेट होगा जब तक इसमें ये जो करंट है वो बढ़ता रहेगा। तो लेंज लॉ के हिसाब से अगर करंट बढ़ रहा है तो इसके अपोज में एक करंट इसमें आएगा, आई इंड्यूस क्या होगा, एक अपोज में इसमें करंट आएगा।
तो देखो, और ये कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन होगा, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है LdI/dt। मतलब अगर मैं इस टोटल कॉइल का इस केस में सर्किट डायग्राम बनाऊं तो देखो, ये जो कॉइल है इसमें करंट जो है टाइम के साथ वायरिंग है, ये गया, इसके अपोज में एक बैटरी लगी जो कि I इंड्यूस ये इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही होगी अपोज में, तो ये इस केस का सर्किट डायग्राम होगा। और ये जो बैटरी बनेगी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा LdI/dt। क्या आएगा बच्चों? LdI/dt। ये वैल्यू अपने को मिल रहा होगा। चलो एक और केस ले लेते हैं, हाँ, केस थर्ड ले लेते हैं। जो केस थर्ड है बच्चों, वो है कि मान लो कि करंट जो है वो घट रहा है, ठीक है। करंट घटने का मतलब चेंज हुआ टाइम के साथ। तो ये वो कॉइल है, इसका अपन सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अगर मान लो करंट जो है, मेन करंट जो है क्या हो रहा है, वो घट रहा है, तो इंड्यूस करंट कैसे आएगा? इसके सपोर्ट में अपन पहले ही बात कर रहे हैं। सपोर्ट आने का मतलब एक ऐसी बैटरी बनेगी इसमें, इधर प्लस इधर माइनस। तो देखो इसमें इसका जो सर्किट डायग्राम होगा, इसमें करंट जो है ऐसे है, ठीक है, और एक सपोर्ट में करंट फ्लो कराना है तो हाई पोलैरिटी ऐसे रखना पड़ेगा, और ये E, और इसकी वैल्यू होगी LdI/dt ना। तो ये इस केस का सर्किट डायग्राम होगा। चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं, इससे चीजें ज्यादा क्लियर होगी। देखो सवाल ऐसा है कि, छोटा सवाल है, देखो सवाल ऐसा है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक कॉइल है और फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y, ठीक है। ये है 0.5 हेनरी ना। एक बार मैं डाटा चेक कर रहा हूँ, देखो हाँ 0.5 हेनरी था ना। ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, और इसको लेता हूँ 2 एम्पियर, ठीक है बच्चों। इसमें मैं सवाल जो पूछा हूँ वो केस वाइज है। जो पहला सवाल है इसमें बताना है PD बिटवीन X एंड Y व्हेन, जब, इसमें पहला केस है कि I जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? I कांस्टेंट है। जो दूसरा पार्ट है उसमें जो है बच्चों I जो है वो बढ़ रहा है और इसका रेट अपने को गिवन है 2 एम्पियर पर सेकेंड। जो तीसरा केस है उसमें I जो है घट रहा है और उसका रेट अपने को गिवन है 4 एम्पियर पर सेकेंड। चलो सब केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा और कॉइल के बिहेवियर के हिसाब से सर्किट लिखना पड़ेगा। चलो एक एक करके सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। जो पहला केस है, अपन जानते हैं कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो ये कॉइल सिंपल वायर बनेगा ना। चलो तो ये लो, ये एक रेजिस्टेंस 2 ओम का, और यहाँ पे कॉइल जो है वायर बना, और यहाँ एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 2 ओम, और ये X, ठीक है, ये X, और इससे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देखो केबल लगाने तो आता है, यहाँ Vx, यहाँ प्लस और माइनस, माइनस का 2 इंटू 2, यहाँ प्लस और माइनस, माइनस का 2 इंटू 3 इज इक्वल टू Vy। तो देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमने को पता चल गया, ये 10 वोल्ट आ रहा होगा ना, चेक कर लो एक बार, ये 10 वोल्ट आ रहा है। चलो जो दूसरा केस है उसमें अपने को सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि कॉइल से जो है करंट चेंजिंग है, तो इस कॉइल का बिहेवियर कैसे होगा जब करंट फ्लो होता है, अपोज करेगा और एक बैटरी बनेगी ना। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ एक ऐसे बैटरी बनेगी अपोज में, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। मैंने कॉइल को रिप्लेस किया ना, ठीक है। कॉइल के पास कोई रेजिस्टेंस है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं लिख रहा हूँ, ये 3 ओम, ठीक है बच्चों, और ये Y, और ये X, और ये 2 ओम,
यहाँ से करंट जा रहा है। तो अब मेरा मेन मोटो है इस ई को निकालना। तो ई को कैसे निकालते हैं, एल डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू कितना है 0.5, डी आई बाई डी टी कितना था 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये 1 वोल्ट आ रहा होगा ना। चलो इसकी वैल्यू है 1 वोल्ट। चलो यहाँ से यहाँ तक आप केवीएल लगाते हैं, सब कुछ डाटा पता है। तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो वी एक्स माइनस 2 इंटू 2, 2 एम्पियर का करंट, ठीक है, -1, ठीक है, -3 इंटू 2 इज इक्वल टू वी वाई। तो देखो वी एक्स माइनस वी वाई जो आ रहा है वो 11 वोल्ट आ रहा है ना, चेक कर लो एक बार, ये 11 वोल्ट आ रहा है। देखो अगर अपन तीसरा केस को सॉल्व करें तो इस केस में जो करंट फ्लो है 2 एम्पियर, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, और इस केस में जो सपोर्ट में बैटरी बनेगी ना, ये मैंने किसको कॉइल को रिप्लेस किया, सपोर्ट में आई इंड्यूस जा रहा होगा, और यहाँ एक 3 ओम का रजिस्टर है और यहाँ वाई है। केवीएल लगाओगे तो ये प्लस और माइनस से प्लस और माइनस, तो देखो यहाँ एक्स था तो यहाँ लिखा वी एक्स माइनस वी वाई, ठीक है, सॉरी यहाँ डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा था, वी एक्स माइनस का ये 2 है, 2 इंटू 2, इस ई की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक बार ई कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ कि ई की वैल्यू कितनी आ रही होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी कितना था 4 ना तीसरे केस में, तो ये आ रहा होगा 2 वोल्ट। तो देखो अब अपन केवीएल लगा लेते हैं। जो केवीएल आएगा देखो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को, ठीक है। चलो यहाँ वी एक्स माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, -2 वोल्ट, -3 इंटू 2 इज इक्वल टू वी वाई ना। तो वी एक्स माइनस वी वाई जो मिल रहा होगा उसको चेक करो, 12 वोल्ट मिल रहा होगा, यहाँ प्लस आ रहा होगा ना, सॉरी यहाँ प्लस आएगा तो ये 8 वोल्ट मिल रहा होगा, एक बार चेक कर लेना, ये 8 वोल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ केवल लगाया तो यहाँ प्लस मिलेगा। चलो एक छोटा सवाल और कर लेते हैं। सवाल ऐसा है, सवाल जो है वो ऐसा है कि इसको मैं हिंट दे के छोड़ दूंगा। ऐसा सवाल है कि यहाँ एक रजिस्टर और यहाँ कॉइल और यहाँ एक रजिस्टर, अगेन ये वाई पॉइंट और ये एक्स पॉइंट, इसमें करंट आई, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 0.5। तो एक बार इसका डाटा देख लेते हैं। इसका जो डाटा ले रहे हैं अपन वो है, इसका रेजिस्टेंस भी अपन ले रहे हैं इस बार, और इंडक्टेंस वैल्यू ले लेते हैं 0.5 हेनरी, ठीक है। ये आई जो है ये ऐसा दिया हुआ t का पावर 3 + 3 ना। आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो इसमें जो मैं केस ले रहा हूँ वो इंक्रीजिंग केस है। चलो मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ एक बार। देखो आई को निकालो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, आई निकालने का मतलब 2 सेकेंड। देखो 2 का पावर 3 + 3 11 एम्पियर, पहला बात। अब चलो अपन डी आई बाई डी टी निकालते हैं, ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू -L, सॉरी माइनस तो साइन का मतलब है, एल डी आई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसको निकालोगे तो देखो कितना आ रहा होगा 0.5 इंटू एल डी आई बाई डी टी निकालो तो ये आ रहा होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतना, और टाइम की वैल्यू डालना है 2, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 2। तो देखो ये आ रहा होगा 0.5 इंटू 3 इंटू 2, ये आ रहा होगा 3 वोल्ट। तो ई की वैल्यू जो है वो आ गया 3 वोल्ट ना। अब इसका अपन सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। मैं कॉइल को रिप्लेस करने जा रहा हूँ तो ये अपोज में लगेगा, और कॉइल का रेजिस्टेंस है ये है 2 और ई की वैल्यू है 3 वोल्ट, कैलकुलेट करके रखे हैं। मैंने ये कॉइल को रिप्लेस किया है, और देखो बच्चों
ये जो है वो है 3 ओम और यहाँ है y पॉइंट और यहाँ है x पॉइंट और इससे I जो है 2 सेकेंड पे कितना जा रहा था 11 एम्पियर। अब कुछ नहीं करना है, अपने को बस KVL लगाना है। KVL लगाओगे तो Vx, ठीक है, यहाँ Vx माइनस का 2 इंटू 11, ठीक है, उसके बाद माइनस का 3, ठीक है, ठीक है, माइनस का 2 इंटू 11 माइनस का 3 इंटू 11 इज इक्वल टू Vy। इसको कैलकुलेट करो तो Vx माइनस 22 माइनस 3 माइनस 22 माइनस 33 इज इक्वल टू Vy। इसको एक बार चेक कर लेना, ये जो कैलकुलेशन आ रहा होगा वो आ रहा होगा 80 वोल्ट के अबाउट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस यही छोटा सा कंसेप्ट है।